यहाँ से मुंबई जैसी माया नगरी में हाँ। पहुँचने के लिए कोई आपके पास में साधन था? उन्होंने जो बोला वो मुझे हिट कर गई। प्रेजेंट टाइम में टॉक्सिक एक फिल्म आ रही है यश के साथ में। मैं बोला कि कार्तिक सर आप ग्वालियर से ही हैं? बोले हाँ यार, काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की। फिर ग्वालियर की कुछ बातें पुरानी स्टार्ट हो गई यार, ग्वालियर में उस जगह का नाम ये वो। उस समय कुछ ऐसा था कि वो शायद आई थिंक सैलरी बेस पे बोल रहे थे और मैं सैलरी पे करना नहीं चाहता। प्रेजेंट में मैं अभी उत्तराखंड में एक फेस्टिवल फिल्म कर रहा हूँ जिसमें लीड एक्टर अपने प्रकाश झा सर हैं। लक्ष्मी बॉम्ब का हम लोग एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, एक्शन सीन, जिसमें वो ट्रांसजेंडर बने हुए मंदिर के अंदर का सीन था। तो मैं देखा यार वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक रिवील जो हुआ था वो मेरा क्लिक किया हुआ फोटोज था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। उस समय मैंने फर्स्ट कैमरा जो लिया था 700 डेज कैनन का, तो आई थिंक वो कुछ 35,000 का कैमरा था। साउदर्न इंडिया वगैरह, रियलिटी शो, कपिल शर्मा शो, डांस इंडिया डांस, उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है। मैदान के समय का मैं बताऊँ, हम लोग शूट जो कर रहे थे ग्राउंड में, फुटबॉल का पूरा गेम है उसमें, मैंने उसके लिए कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक किए हुए थे। तो सर ने बोला कि मुझे कुछ दिखाना, तो हम लोग बैठे हुए थे और जब मैं उनको फोटोग्राफ्स दिखा रहा था तो बोले कि काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स हैं और इनको अपन पोस्टर्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पोस्टर्स पर मैं टॉक्सिक के सेट पर था, तो एक 30 डेज़ का शूट था मुंबई में। यश ने मुझे ये बोला उन्होंने कि विवेक, मैं अलग से पोस्टर शूट नहीं करवाता हूँ, मुझे ऑन सेट फोटो शूट चाहिए जो हम पोस्टर्स के लिए यूज़ करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं विवेक। जानेंगे उनसे उनके सफ़र के बारे में। विवेक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी लाइन जो है उसको लोग बाग इतना अच्छा नहीं बोलते हैं, कैरियर के लिए भी लोग बाग बोलते हैं कि कैरियर, उसमें कोई कैरियर नहीं है। आपने फोटोग्राफी लाइन को चुना, उसके पीछे का कारण क्या रहा? फोटोग्राफी बेसिकली मेरा पैशन नहीं था जी। ये मैंने स्टार्टिंग किया था पार्ट टाइम। जी। मैं कॉलेज करता था और एज ए असिस्टेंट फोटोग्राफी स्टार्ट किया था। जी। और फिर जब काम करते करते इतना मज़ा आने लगा तो उसे प्रोफेशन बना लिया फिर मैंने। नहीं, आपने पहले शुरुआत जो की थी वो की थी वेडिंग फोटोग्राफी से, यस, है ना? वेडिंग फोटोग्राफी के बाद में एकदम से ऐसा क्या रहा कि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, जहां आपका एक तरीके से बोला जाए कि कैरियर सेट था, मतलब एक सैलरी जो भी आपको मिल रही थी वो प्रॉपर तरीके से आ रही थी। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आप मुंबई की तरफ रुख कर लिया? पहले तो मैं वेडिंग फोटोग्राफी का जर्नी बता देता हूँ। जी जी जी। कि वेडिंग फोटोग्राफी मैंने जो स्टार्ट करने से किया उसमें एज ए असिस्टेंट भी किया, जैसे बता रहा हूँ जी। और असिस्टेंट में बहुत नीचे स्तर पे, जैसे कि आप देखोगे आज से 10-15 साल पहले, 12 साल पहले एक असिस्टेंट अलग से जाता था जो बायर वगैरह घड़ी करना, हाँ, वीडियोग्राफर के साथ में रहता था, जी, है ना, वो सब चीज़ें। तो मैं एक असिस्टेंट के लिए जाता था सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छा, उसमें वीडियोग्राफी नहीं थी, केवल मेरा आपका कुछ काम ही था, बैकग्राउंड वाले जो काम रहते थे वो आप कैमरा काम बैग करते वगैरह पकड़ना, बायर वगैरह घड़ी करना और लाइट्स वगैरह लगवाना। जी। तो वो प्रोसेस वहीं तक रहता था कि भाई स्टेज तक हमको ड्रॉप कर देना, फिर अपने निकल आना। लेकिन मैं सोचता था यार सिर्फ यहीं तक नहीं यार, मैं देखता हूँ पूरी शादी शूट होती कैसे है, जी। ये लोग कैसे फोटोग्राफी करते हैं वेडिंग में। तो मैं रुकता था, देखता था कि हाँ स्टेज का फोटोग्राफी होता है, फिर ये लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करते हैं, फिर पूरी नाइट शादी जो कैसे शूट करते हैं उसको देखता था मैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लगने लगा। मतलब पैसे तो उतने ही मिलने थे हाँ, कि भाई आपको 100 रुपये मिलेंगे जी। आपको असिस्टेंट के अच्छा, लिए। उस समय 100 रुपये मिलते थे? हाँ, 100 रुपीज़ में 100 रुपये में मेरे को उतना काम होता था कि तार बार घड़ी करना है आपको, और जब स्टेज तक फोटोग्राफर पहुंच जाएगा जी। पोर्ट्रेट तक, आप उधर से निकल आना। अच्छा। लेकिन मैं पूरी शादी तक रुकता था। पैसे उतने ही मिलेंगे लेकिन पूरी शादी तक इसलिए रुकना सीखना था आपको। हाँ, तो सीखते सीखते फिर उन्होंने मुझे कैमरा देना स्टार्ट कर दिया, और जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ सर बसंत गुबिल सर जी, जो हमारे फोटोग्राफर हैं, हमारा गैलेंट्री स्टूडियो है जी। वहीं से मैं निकल के आज मुंबई पहुंचा हूँ। तो वेडिंग फोटोग्राफी की जर्नी ऐसी ही रही है। नहीं, वेडिंग की फोटोग्राफी की जर्नी तो आपने बताया मुझे। मतलब मुंबई की तरफ रुख करने का कारण क्या रहा? और जब आपने मुंबई का रुख किया था तो क्या आपको इतना आप पे विश्वास था कि आप आज जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचेंगे? अच्छा, तो ऐसे ले सकते हैं कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी तो करने ही लगा था ना। जी जी। मैंने स्टूडियो ज्वाइन कर लिया, सीखते धीरे धीरे करके। जी जी। स्टूडियो ज्वाइन करके फिर जो पासपोर्ट वगैरह का काम होते हैं स्टूडियोज़ में, है ना, फोटो शूट करना, वेडिंग भी अच्छा चल रहा था जी। फिर मुझे लगा यार कि सब लोग तो वेडिंग कर ही रहे हैं, हाँ, मुझे कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना नया है, करना है। हाँ नया करना है। तो नया करूँ क्या? और जब मैं सोचता था कि मुंबई जाऊँ तो मुंबई जाने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई अपना ऐसे
वहाँ पे देने वाला नहीं था कि कौन काम देगा, कैसे क्या होगा। तो बस सोचा कि यार यहाँ से तो निकलना है, वेडिंग छोड़ना है मुझे, अच्छा यहाँ से जंप करना है इंडस्ट्री की तरफ। बाहर जाना। क्योंकि हाँ, सब तो वेडिंग कर ही रहे ना, और फिर मैं वेडिंग अच्छा करने भी लगूँ तो फिर खुद का स्टूडियो खोल के, बस वही एक ऑप्शन है मेरे पास। जी जी जी। तो छोटे से शहर हाँ जो अब बहुत बड़ा हो गया है हमारा ग्वालियर, हाँ। ठीक है ना, यहाँ से मुंबई जैसी माया नगरी में हाँ। पहुँचने के लिए कोई आपके पास में साधन था, कोई व्यक्ति था जिसके माध्यम से आप वहाँ पहुँचे, या क्या रहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार आपका। तो ऐसा था कि मेरे एक कज़न ब्रदर हैं जी लोकेश, जी। जो ग्वालियर आए हुए थे और वो मुंबई में जॉब करते हैं, इंडियन नेवी में। अच्छा। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि यार मैं वेडिंग फोटोग्राफी तो काफ़ी टाइम से कर ही रहा हूँ और मैं अब इससे निकल के कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो बोले क्या करेगा? मैं बोला तुम मेरे पास मुंबई ले चलो, बाकी काम ढूंढना, काम कैसे करना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उस समय मैं सैलरी पे जो जॉब करता था ग्वालियर में, 3,500 रुपये मंथली थी मेरी। अच्छा। और बाकी वेडिंग कुछ कर लिए तो उसके थोड़े से कुछ अलग मिल जाने। तो जब उसने बोला कि ठीक है तू चल मेरे साथ मुंबई और काम तुझे ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, मैं बोला ठीक है ढूंढ लूँगा। तो उस समय फिर उनके साथ मैं मुंबई गया था फर्स्ट टाइम, 1,800 रुपये लेके। 1,800 रुपये? रियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बना के बोलूँ इस चीज़ को, कि इतना पैसा नहीं मिलता था। आज से आप देखेंगे 12 साल रुकने पहले की तो व्यवस्थाएं आपकी कैसा रही वहाँ पे? मैं कुछ टाइम उन्हीं के साथ रहा हाँ। और फिर वो अलग हो गए, मैं अलग हो गया, और संघर्ष तो फिर तो मुंबई जाते ही आपको काम मिल गया था? कितने समय आपने संघर्ष किया, या बोलें कि कितने टाइम तो प्रोडक्शन हाउस के आपको है ना मतलब दरवाजे खटखटाने पड़े? नहीं, इतना इजी नहीं था जितना मैंने सोचा था। बहुत मतलब यहाँ से वहाँ की जो दुनिया है वो बहुत प्यारी लगती है, कि सब कुछ ऐसा लगता है कि हम वहाँ जाएंगे, मुंबई हमारा इंतजार कर रही है और अगले दिन से हम पे काम आ जाएगा। मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक अच्छा फोटोग्राफर हूँ, जी तो जाते से मुझे काम तो काम मिल मिल जाएगा। जाएगा। जी तो एक बार ट्राई करना चाहिए। हाँ। और मैं जब उनके साथ मुंबई गया, उन्होंने स्टे करने के लिए तो मुझे जगह दे दी कि आप रह सकते हो साथ में और काम आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम आपका एक वहाँ पर ये आसान हो गया कि आपको है ना वहाँ रुकने के लिए स्पेस मिल गया, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रुकना बहुत बड़ी चीज़ होता है शुरुआती स्ट्रगल पीरियड के लिए। बिल्कुल। और मैं एक थोड़ी सी स्टोरी ऐसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे खुद के अंकल रहते हैं, पापा के मेरे भाई, जी। और उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मेरे पास मत आना रुकने के लिए, स्टे करने के लिए मेरे पास मत आना, तुम अब अगर मुंबई आए हो तो अपने हिसाब से ही अपनी जगह ढूंढ लेना। हाँ, उन्होंने अपने पास रखने के लिए मना मुंबई में हर कोई हर किसी को नहीं रखता है, नहीं जो रखता कि है। मेरे खुद अंकल है, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अपने पास नहीं रखूँगा। तो उन्होंने, जो लोकेश हैं मेरे कज़न भाई, उन्होंने हेल्प की, कुछ टाइम अपने साथ शेयरिंग में रखा। जी। और फिर मैंने काम ढूंढना स्टार्ट किया। तो काम ढूंढना स्टार्ट किया मतलब ये समझो कि मैं फेसबुक पे या फिल्म के, आप देखेंगे टाइटल्स आते हैं जब फिल्म खत्म होती है, तो फिल्म के टाइटल में सभी के नाम आते हैं। तो मैं टाइटल्स में ढूंढता था कि हर फिल्म का एक फोटोग्राफर तो होता ही है, तो कोई फोटोग्राफर है क्या? तो मैंने वो टाइटल में नाम, पहला एक फिल्म का याद नहीं आ रहा मुझे, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। मैं एक फोटोग्राफर का नाम था विजय पोहरे। अच्छा। तो विजय पोहरे का नाम मैंने टाइटल में सर्च किया, उनको फेसबुक पे सर्च किया, हाँ। फेसबुक से उनको रिक्वेस्ट भेजी एंड मैसेज किया। हाँ। तो उनका रिप्लाई आया कि यस बोलिए। तो मैं बोला सर मैं मुंबई आया हूँ फोटोग्राफी करने और एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो मुंबई में एक जगह है मीरा रोड, वहाँ पर रहते हैं। तो उन्होंने ठीक है आप आओ मिलो। तो मैं उनसे मिलने गया विजय सर से, और काफ़ी प्यारे इंसान, बहुत हम्बल इंसान थे। तो उनसे बैठे, बात हुई और बोले आप कहाँ से हो? तो मैं बोला सर मैं ग्वालियर से हूँ, एमपी से। बोले अच्छा, तो वो भी अपने एमपी से ही थे। अच्छा। हाँ, तो एमपी टच लग गया, MP तो टच वहाँ लग पे थोड़ा सा अपनापन आ गया। हाँ, ऐसा होता है। हाँ जी, है ना। हाँ। तो उन्होंने पहले मुझसे यही पूछा कि आप स्ट्रगलर हो? मैंने हाँ जी। बोले आपने कुछ खाना खाया? मैं सर चल रहा है, बस स्ट्रगल ही चल रहा है। और क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि मतलब बहुत तगड़ा स्ट्रगल था मेरी लाइफ में, कि एक टाइम खाया तो दूसरे टाइम का पता नहीं होता था मेरे को। हाँ, मतलब शाम के लिए हमको सोचना पड़ता था कि क्यों यही बैलेंस है और इसी में हमको सारी चीज़ें करनी तो है। मैं बोला कि हाँ ठीक है, मतलब खाए। तो उन्होंने बोला मैं देखते हुए अभी राइस वगैरह को इससे रखा हुआ है, और मैं खाना खा पहले मेरे साथ मेरे घर पे,
फिर अपन बात करते हैं। उनसे बात की और बात करने के बाद उन्होंने जो बोला वो मुझे हिट कर गई कि बोले कि तू मुंबई फ़ोटोग्राफी करने आया राइट। मैंने हाँ जी। कैमरा कौन सा है तेरे पास? मैं बोला सर कैमरा नहीं है मेरे पास, मैं मुंबई आया हूँ फ़ोटोग्राफी करने पर कैमरा नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मुझे असिस्टेंट में कुछ काम दें। तो उन्होंने जो बोला था मुझे कि आप बिना तलवार के मैदान में लड़ाई लड़ने आ गए। विजय पौरी सर ने जो बोला, जी बिना तलवार के मैदान में लड़ाई लड़ने आ गए हो, आपके पास कैमरा तो होना ही चाहिए, आप जब शूट करने आए हो तो मैं बोला कि नहीं कैमरा तो नहीं है। तो बोले आप मेरे टच में रहो, कुछ भी ऐसा काम रहेगा मैं आपको बोलूँगा। तो मुंबई के लोगों की एक चीज़ होती है, वो कभी ना नहीं बोलते। वो बेशक आपको कभी कॉल ना करें, काम भी नहीं देंगे, पर मुंह पे ना नहीं बोलेंगे कि नहीं सॉरी यार नहीं हो पाएगा। हौसला नहीं तोड़ते हैं, नहीं उम्मीद बनाए रखते हैं। आप कितने भी बड़े इंसान को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, सर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है मुझे चाहिए, हाँ बिल्कुल यार टच में रहते हो बताता हूँ। हाँ। फिर पता नहीं कभी बात हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा रहा आपका? सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट हाँ, मैंने फिल्म की थी अक्षय कुमार सर के साथ, लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी बॉम्ब। हाँ, हिंदी फिल्म जो हिंदी मेरी फिल्म थी। हाँ, अक्षय कुमार के साथ लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म की थी मैंने। अच्छा। तो वहाँ से मतलब थोड़ी सी दमाई की, इतने दिनों की जो मेहनत है वो सफल हो रही है। तो कितने दिन का शूट था उसमें आपका? 75 डेज। 75 डेज का था पूरा। और जो भी हम पोस्टर वगैरह जो देख रहे हैं, जो एड में शूट होते हैं, होर्डिंग्स वगैरह जो लगते हैं, उसमें आपके द्वारा ही क्लिक किए हुए फोटोज थे जो लगे थे उसमें, है ना? उसके बाद में कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए, जैसे आप थोड़े हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैंने फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की है। फिल्म कुछ आगे पीछे हो सकती है क्योंकि एकदम से याद नहीं रहते इतने टाइम से कर रहे तो। लक्ष्मी बॉम्ब की है एंड उसके बाद मैंने बाईपास रोड फिल्म की है, दिल नितिन मुकेश की है जी। एंड उसके बाद अजय देवगन सर की मैदान फिल्म की है, रुद्रा वेब सीरीज़ की है, हीरा मंडी वेब सीरीज़ की है, और आपका अभी प्रेजेंट टाइम में टॉक्सिक एक फिल्म आ रही है यश के साथ में जी, जो KGF का हीरो है अपने। और हमारे ग्वालियर के एक हीरो हैं, उनके साथ भी आपने एक फिल्म की थी, भूल भुलैया 3 करके आया हूँ मैं। भूल भुलैया 3। कार्तिक तो भाई। जब कार्तिक भाई मतलब ग्वालियर के ही थे और आप भी ग्वालियर के थे, जब उनसे मुलाकात हुई तो किस तरीके का उनका रिस्पॉन्स रहा आपके लिए? कार्तिक सर के साथ मैं जब शूट कर रहा था भूल भुलैया 3 के सेट जी पे, जी तो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट था ये, मतलब हम एक दूसरे को मिलते थे, तो वो तो एक एक्टर हैं, मैं फोटोग्राफर हूँ, तो नॉर्मल बात होती थी। हाँ शूटिंग के बीच में अचानक से टाइम में वो फ्री बैठे हुए थे, तो ऐसे ही उन्होंने कुछ मुझे बुलाया कि भाई आप कुछ फोटोग्राफ्स जो निकाल रहे हो दिखाओ मुझे। हाँ तो मैंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाने बैठा, उसी टाइम पे मुझे कुछ मौका मिला बात करने का। तो मैं बोला कि कार्तिक सर आप ग्वालियर से ही हैं? बोले हाँ यार। तो मैं बोला सर मैं भी ग्वालियर से ही हूँ, तानसेन नगर से। बोला अच्छा हाँ। तो बोलते कि विवेक अभी टाइम कम है मेरे पास, तो वैनिटी में अपन बैठ के बात करते हैं। तो शूट कंप्लीट हुआ, फिर वो वैनिटी में गए। उधर उन्होंने अपने जो बॉडीगार्ड हैं उनको बोला था कि यार वो फोटोग्राफर को बुला देना। फिर मैं गया उनके पास और काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की, और फिर ग्वालियर की कुछ बातें पुरानी स्टार्ट हो गई। यार ग्वालियर में उस जगह का नाम ये वो उधर। तो वो एक थोड़ा सा ग्वालियर वाला टच आ गया, ग्वालियर का रिस्पॉन्स मिल गया। पहले आपको MP का मिला डायरेक्टर से मिलके, फिर हीरो से मिलके ग्वालियर का ही मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंट में मैं अभी उत्तराखंड में एक फेस्टिवल फिल्म कर रहा हूँ जी, जिसमें लीड एक्टर अपने प्रकाश झा सर हैं जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर भी आप जानते ही हैं। जी, और उसके बाद जो अभी रिलीज 2026 में एक फिल्म और आने वाली टॉक्सिक, जी, जिसमें यश है जी। ये प्रेजेंट टाइम में 2 प्रोजेक्ट हैं मेरे पास। यस, जो साउथ के KGF के जो हीरो हैं, KGF का हीरो, KGF के हीरो। उनके साथ बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है अच्छा। मेरा। अभी तक जितने भी मतलब जैसे अजय देवगन सर हो गए, कार्तिक आर्यन सर हो गए, और आपका अक्षय कुमार सर हो गए, मतलब और भी कई सारे जो हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके साथ में आया? सभी एक्टर्स अच्छे ही हैं, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। सबसे अच्छा मैं पूछ रहा हूँ आपको, कि मतलब जिससे ये लगे कि हाँ। मैं आपको 1 बाय 1 बता सकता हूँ हाँ, कि जब जैसे मेरी पहली फिल्म थी लक्ष्मी बॉम्ब, हाँ है ना, तो लक्ष्मी बॉम्ब में जो अक्षय कुमार के साथ मैं उनके साथ शूट कर रहा था, जी, तो क्या होता है फिल्म तो हमने बहुत दिन शूट की, लेकिन एक होता है ना कि कुछ टाइम की एक मेमोरी होती है जो आपको हिट कर जाती है। तो वो मोमेंट मुझे अभी तक याद है कि लक्ष्मी बॉम्ब का हम लोग एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, एक्शन सीन, जिसमें वो ट्रांसजेंडर बने हुए साड़ी पहन के। जी जी जी। तो एक्शन सीन में वो क्या होता है कि विलन को मारने के लिए अंदर जाते हैं, हाँ है ना, मंदिर के अंदर का सीन था। तो मैं देखा यार वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है,
और यहाँ पे कुछ अच्छा शूट कर सकता हो। तो मैंने सर को बोला कि अक्षय सर वहाँ पे एक फ़ोटो शूट करता हूँ आपका। तो क्या शूट करेगा, छोड़ना भाई, सर आओ ना एक बार देखते हैं। तो बोले ठीक है आजा। तो बोले क्या करना है मुझे, मैं बोला सिर्फ वो मूर्ति रखी हुई माता की जो मूर्ति है ना, उसके आप एक लेफ्ट साइड में रहेंगे और आपका एक लुक रहेगा फ्रंट सामने देखते हुए, एक एंग्री लुक चाहिए मुझे। बोले क्या निकल के आएगा, मैंने हाँ जी। लाइटिंग मैंने देख ली थी, लाइट ज़्यादा को बोला थोड़ा थर्माकोल से बाउंस करके दो, सॉफ्ट लाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं चाहिए मुझे। और उनको मैं बोला थोड़ा सा, बोले अब इसमें करना क्या है, मैं बोला एंग्री लुक में थोड़ा सा बस एक बहुत ज़्यादा, अब ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है ना, तो मैंने उनको एक ये बोला कि अपना लेफ्ट साइड का हल्का सा साड़ी उठा के एक एंग्री लुक चाहिए मुझे, क्या ब्लन को मारने जा रहे हो। हाँ। अच्छा ये चीज़ बोलते समय भी सर्दी का टाइम था, दिसंबर का, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर, फिर भी मैं बोल रहा था क्योंकि आपने इतने बड़े एक्टर्स को कभी देखा नहीं सही है। बात है। तो और ये वो आपका पहला प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट था। तो सर्दियों में दिसंबर में मेरे को पसीने निकल रहे थे कि यार नर्वस थे आप? मैं बहुत नर्वस और था। उसमें भी इतना बड़ा स्टार। हाँ इतना बड़ा स्टार, लेकिन मुझे अपना काम करना था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। हाँ। तो उन्होंने वो मेरे लिए किया, वो पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा फोटो है वो। उसके फोटोज हमने देखे हैं, मतलब जो होर्डिंग्स वगैरह पे लगे थे, पोस्टर वगैरह जो बने थे लॉन्चिंग टाइम में, वो जो फोटो थे वो आप ही के द्वारा क्लिक किए हुए थे। तो वो फोटोज मैंने जब उनको क्लिक करके दिखाए, हाँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी मुझे शेयर करो, और मैंने उनको मेल किए। हाँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट इसलिए था वो मोमेंट, वो फोटोज जब मैंने उनको शेयर किया, हाँ। नेक्स्ट डे वो उनके सोशल मीडिया पे था और न्यूज़पेपर में था वो फोटो। न्यूज़पेपर वही आपके द्वारा जो फोटो। अब सोचो वो अक्षय कुमार का फोटो आपने जो क्लिक किया वो न्यूज़पेपर में है कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का फर्स्ट लुक रिवील जो हुआ था वो मेरा क्लिक किया हुआ फोटोज था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और शुरुआती प्रोजेक्ट था। शुरुआती प्रोजेक्ट था। जी जी जी। तो मेरे को वही लगा कि हाँ कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। यहाँ से ही मतलब जो एक तरीके से बोला जाए कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो थोड़ा सा अब गया, बोला हाँ अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जो सोच के आया था मुंबई ग्वालियर से, कहीं ना कहीं वो उस रास्ते में मतलब शुरुआत हो चुकी है एक तरीके। हाँ लेकिन जी पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था 2019 के टाइम की बात है ये जी। लेकिन जो मुंबई जब मैं आया था 4 साल की जर्नी बहुत टफ रही थी मेरे लिए। अच्छा। बहुत हार्श रही थी। कभी इसके बारे में अपन बात करेंगे तो बता दूंगा मैं। मतलब शॉर्ट में हम जानते हैं कि सबसे बुरा फेस कौन सा रहा आपका मुंबई का? सबसे बुरा फेस तो बुरे फेस जो है वो इतने हैं, अब उसमें सबसे बड़ा फेस कौन सा बताऊं? क्योंकि इतना इजी होता नहीं है। हाँ मुंबई सोच रहे हैं कि कई रात भूखे भी सोए हैं, कई रात जेब में पैसा नहीं है ना। अब बोला मैं कौन सा वाला है जो बताऊं आपको? मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं कैमरे के पीछे रहने वाले इंसान को अपने कैमरे के आगे बैठा दिया ना। जी 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 जी। तो इतना कॉन्शियस हो रहा हूँ थोड़ा बोलने में, मतलब हाँ क्योंकि कभी हम कैमरा फेस करते नहीं है। नहीं हमने कैमरे के पीछे रखे ही शूट किया है। क्या है देखिए क्या होता है कि आप ग्वालियर से हैं और ग्वालियर में ही लोगों को नहीं पता कि मतलब एक ग्वालियर का व्यक्ति इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है। और हम इतनी बड़ी बड़ी मूवियां जो देख रहे हैं उनमें उनके द्वारा क्लिक किए हुए फोटो जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये ग्वालियर के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो ग्वालियर में फोटोग्राफर हो गए या जो भी हैं मतलब वो बढ़ना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं या कर नहीं पा रहे हैं डर की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनको एक हिम्मत आएगी, एक उनको रास्ता मिलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई फोटोग्राफर वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा है या नॉर्मल फोटोग्राफी कर रहा है और वो भी आप ही की तरह मतलब करना चाहे, तो मुंबई में सबसे जैसे आपने जो परेशानियां फेस की हैं वो उस एक्सपीरियंस के तौर पे कि उसको क्या ट्राई करना चाहिए। जैसे मैंने आपकी बातों से निकाला कि एक तो बिना मैदान के तलवार में नहीं जाए, एक उसके पास में अच्छा खासा फोटो कैमरा जो है वो होना चाहिए, है ना। इसके सिवा वो किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकता है? जैसे पहले सोशल मीडिया जो था वो लिमिटेड फॉलोअर्स हुआ करते थे, तो लोगों के क्या इजीली रिस्पॉन्स आ जाते थे, चीज़ें हो जाती थी। अब जो है वो इतना आसान नहीं है क्योंकि अब लोगों के मिलियनों में फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब किसी को अगर हम मैसेज करते हैं तो पता नहीं है वो मैसेज हमारा देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा है। तो इसके लिए कैसे मतलब हम लोगों से टच हो सकते हैं? देखो मैं तो ये बोलूँगा यदि आप एक अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर हैं जी और सक्सेसफुल हैं जी, तो अपने ही बिजनेस को बहुत अच्छा आगे बढ़ाइए। अब वेडिंग मतलब पहले 15 साल पहले वेडिंग में जो है वो लिमिटेड चीज़ें थी। अब वेडिंग ही जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी। मैं ये जानता हूँ अपने हिसाब से कि फोटोग्राफी में बहुत स्कोप खुल गया अभी। जी जी जी। पहले सिर्फ वेडिंग तक थे लोग, प्री वेडिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। फिर अभी आप तो देखेंगे कितने तरह शूट होने लगे हैं ना। जी 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 जी। तो
अपने मतलब अब लोग वाग जो है मतलब फोटोग्राफी पे वो खर्च कर रहे हैं, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे प्रोडक्ट फोटो शूट हो, या XYZ कोई भी एड शूट कराना हो, कुछ भी कराना हो, उस तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो बिगनर्स हैं, जी जी। जो एक्चुअल में फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको ना एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा। जिससे वो सीखें। हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है, किसी को भी फ़ोन क्या से वो गुरु जो है वो सोशल मीडिया हो सकता है? सोशल मीडिया हो सकता है, लेकिन एक इंसान होना ज़रूरी है सामने, आपको अच्छा। बताने वाला, गाइड करने वाला। गाइड करने बाकी तो मैं जैसे बोला कि गैलेंटी स्टूडियो से निकल के गया तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ, सब कुछ आता है, और वहाँ जाके मैं जीरो था, मेरे को फोटोग्राफी का नॉलेज ही नहीं था। क्योंकि आप जो फोटोग्राफी कर रहे थे वो अलग अलग तरीके की हाँ, फोटोग्राफी थी, और वहाँ फोटोग्राफी जो चाहिए थी वो अलग तरीके की फोटोग्राफी हो गई। तो मैं वही बोलूँगा कि फोटोग्राफी में सबसे पहले तो वही है कि आप पहले एक अच्छे, जो भी आप जहाँ भी हैं, जिस भी एरिया में हैं, अपने जो अच्छे लेवल के फोटोग्राफर्स हैं उनको असिस्ट कीजिए, सीखो। ये बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ। जी, जी, जी। तो उनसे जब आप सीखने लगें तो फिर आप एक कैमरा बाय करो और धीरे धीरे काम स्टार्ट करो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो नए फोटोग्राफर हैं, अगर वो आपकी तरह करना चाहें और मुंबई जाना चाहें, ट्राई करना चाहें, तो वो किस तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और वो मूवी वगैरह में फोटोग्राफी में ट्राई कर सकते हैं, हाँ, और उनको वो परेशानियां ना आए जो आपने फेस की हैं? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे लोगों के डीएम आते हैं, मैसेजेस वगैरह, कि आपके साथ में काम करना है या हमें भी शूट करना है तो कैसे करें। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको अगर फोटोग्राफी में उतरना है, सीखना चाहते हो अच्छे से, तो आप जहाँ भी रहते हो ना, वहाँ के अच्छे फोटोग्राफर जो हैं आपके, फिर उनको पहले आप गाइड करो, उनसे सीख लो, असिस्ट करो, और धीरे धीरे करके वहाँ से फिर आगे बढ़ो। आप डायरेक्ट आप सोचेंगे कि मैं मुंबई जाके फिर फोटोग्राफी करूँगा, तो वो नहीं हो पॉसिबल नहीं है। पाएगा, आज की डेट में इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। वहाँ तो आदमी मतलब आपको सिखाए इतना नहीं है, आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में वो आपको रख सकता है, जिससे आप धीरे धीरे करके चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब आप मुंबई गए थे और आपकी फर्स्ट फोटोग्राफर से जो मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बोला था बिना तलवार के, बिना हथियार के मैदान में उतर आए हैं, तो आपके पास में उस समय कैमरा नहीं हुआ करता था, तो फिर आपने कौन सा कैमरा लिया, और उस कैमरे की थोड़ी सी हमको जर्नी बताएं, क्योंकि उस समय कैमरा लेना इतना आसान तो था नहीं। बिल्कुल नहीं था। तो और मेरे पास भी पैसे तो थे नहीं जी। तो मैंने उनकी बात को सुना और मैं वापस अपने घर पे आया जहाँ पे मैं रहता ही था। तो मेरे जो कज़न भाई हैं लोकेश, मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बात है भाई, मुझे काम करना है तो कैमरा लेना ही पड़ेगा जी। इसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने मन में सोचा होगा पहले ही हेल्प इतनी कर चुका हूँ, अब इसकी कैमरे में भी हेल्प कर दूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैंने इसको कहीं गोद तो नहीं ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, मेरी बहुत हेल्प की उन्होंने। मतलब मुंबई में अगर मैं रह पाया तो उनकी वैसे ही रह पाया स्टार्टिंग में तो। और तो मैंने उनको बोला मुझे कैमरा चाहिए, तो आप क्या हेल्प कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे कैमरा फाइनेंस कराया। उस समय मैंने फर्स्ट कैमरा जो लिया था 700 डेज, अच्छा। कैनन का, तो आई थिंक वो कुछ 35,000 का कैमरा था। हाँ। उन्होंने मुझे कैमरा दिलवाया और उसकी एवरी मंथ मैं EMI पे करने लगा। हाँ। और फिर कुछ धीरे धीरे शूट मिलना स्टार्ट हो गए मुझे। तो मतलब उसके बाद में ये कि हम जरूरी ये नहीं था कि बड़े प्रोजेक्ट ही करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके भी अपने खर्चे मेंटेन कर सकते बिल्कुल थे। बिल्कुल, ये तो हुआ। मैंने तो शुरुआत सीरियल से की है। अच्छा अच्छा, हाँ, सीरियल से फिल्में तो बहुत लास्ट में मिली ना। अच्छा, पहले सीरियल करते थे आप? मैंने सीरियल से स्टार्ट किया है, सीरियल और अपना साउदर्न इंडिया वगैरह। अच्छा। और ये आप बोल सकते हैं रियलिटी शो, अच्छा। कपिल शर्मा शो, डांस इंडिया डांस, इन सब अच्छा, कपिल शर्मा शो हाँ, वगैरह में उसके भी लिए मैंने आपने किया है? फोटोग्राफी किया है। उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एक मुझे स्टार्टिंग करने के लिए हाँ, मतलब शुरुआत के लिए, पोर्टफोलियो के लिए हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है। अब ये तो है नहीं कि तुरंत ही आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और कोई आप पे रिस्क क्यों ले, बिल्कुल, क्योंकि उसके लिए भी वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बहुत अमाउंट लगता है, तो किसी भी तरीके से आदमी रिस्क नहीं लेना तो चाहेगा। स्टार्टिंग की मेरी 3 से 4 साल की जर्नी तो सिर्फ ऐसे छोटे शो करते हुए निकली। अच्छा। सीरियल वगैरह करना, और फिर मुझे ऐसा भी हुआ कि मैं काम तो लोगों ने करवा लिया, जी, पेमेंट नहीं दिया। काफ़ी लोग ऐसे जिन्होंने काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए, क्योंकि आप आउटसाइडर हो ना, आप क्या ही कर लोगे, नहीं देंगे पैसे तो। जी। वो सारी चीज़ें फेस की है, और ऐसे भी शूट किए कि मतलब 12 घंटे की शिफ्ट होती है। जैसे आप देखेंगे कि
जो क्राइम शो होते हैं हाँ उनकी 24-24 घंटे की शिफ्ट होती है। आज मॉर्निंग में आप 6 बजे की शूट पे गए हो तो कल 6 बजे पैकअप होगा, ऐसे भी शूट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो वो सब किए और ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता था, सिर्फ 400 अच्छा 500 रुपीज़ मिलते थे। और जो प्रोजेक्ट शूट होते हैं वो लगभग मतलब आप कम से कम नहीं तो 30 40 दिन का शेड्यूल होता होगा कम से कम मूवी जैसे वगैरह का। जैसे फिल्में होती हैं फिल्म उनके शेड्यूल्स बनते हैं। कोई फिल्म 35 डेज़ की है, कोई 70 डेज़ की है, 100 डेज़ की भी फिल्में होती हैं। जी। मैं आपसे एक जैसे आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है इसमें मैं बस यही पूछना चाहूँगा, आप जैसे आपने लक्ष्मी बॉम्ब का एक्सपीरियंस बताया हमारे को, ठीक है ना, मैदान का अजय देवगन सर के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैदान के समय का मैं बताऊँ, हम लोग शूट जो कर रहे थे ग्राउंड में, फुटबॉल का पूरा गेम है उसमें, और मैंने उसके लिए कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक किए हुए थे। तो सर ने बोला कि मुझे कुछ दिखाना, तो हम लोग बैठे हुए थे और जब मैं उनको फोटोग्राफ्स दिखा रहा था तो बोले कि काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स हैं और इनको अपन पोस्टर्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर पोस्टर्स बने हैं। पोस्टर बने। इसके बाद में किसी और मूवी का? इसके बाद मेरा इसके साथ बोल सकते हो आप, यश के साथ। जो हमारे यश जो है बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा। वो मतलब फोटोग्राफर को पूरा टाइम दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, एक्चुअल में जो एक फोटोग्राफर को टाइम चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, वो उन्होंने टाइम दिया। यश के साथ, इसीलिए वो साउथ के सुपरस्टार नहीं है, अब तो साउथ क्या तो इंडिया के वो सुपरस्टार हो रखे इंटरनेशनल वो। तो ऐसा कुछ हुआ था। मैं थोड़ा सा इसकी जर्नी शेयर करूँगा। मैं टॉक्सिक के सेट पर था। हाँ। और टॉक्सिक कैसा था कि ऑलरेडी पहले से शूट चल रहा था जी। पर मुंबई शेड्यूल था जी। और मुंबई शेड्यूल के लिए एक एजेंसी है पराक्रम सर की, तो उन्होंने मुझे हायर किया कि विवेक आप फोटोग्राफी करो हमारे इस प्रोजेक्ट में। मैं ठीक है सर करेंगे। तो एक 30 डेज़ का शूट था मुंबई में यश का। तो उस बीच में मैं 30 डेज़ में 4 से 5 बार यश सर के साथ बैठ चुका था शूट के 30 डेज़ के अंदर। ऐसा हुआ कि यश ने मुझे ये बोला उन्होंने कि विवेक मैं अलग से पोस्टर शूट नहीं करवाता हूँ, मुझे ऑन सेट फ़ोटो शूट चाहिए जो हम पोस्टर्स के लिए यूज़ करेंगे। जी। आप मेरे KGF के पोस्टर्स भी देख सकते हो, कोई भी मैंने अलग से फ़ोटो शूट नहीं है, ऑन सेट फोटोग्राफ्स है। मैं ठीक है सर। जब उन्होंने इतना बोला कि मतलब, तो मुझे अच्छा लगा यार कि एक फ़ोटोग्राफ़र को टाइम देंगे। और जब जैसे ही शूट होता था तो टेक ओके होने के बाद कट हुआ, उसके बाद मैं होल्ड फॉर स्टिल्स बोलता था। तो एक्टर्स आएंगे अपने परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ। और जो भी उनका था जी। लुक देना या गन के साथ एक्शन करना, उस टाइम पे फिर मैं प्रॉपर स्टिल्स क्लिक करता था और उनको बोलता था, फिर दिखाता था। तो ओके। वैसे प्रोजेक्ट तो आपके लिए सभी सारे अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा कोई फ़ोटो या कोई ऐसा पोस्टर जो मतलब एक होता है कि वो हमारे लिए अब तक का सबसे बेस्ट? सभी बेस्ट है। जो फोटोज़ मैं क्लिक कर रहा हूँ वो अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, पोस्टर्स लग रहे हैं, होर्डिंग्स लग रहे हैं, मेरे लिए सारे अच्छे वो ही बेस्ट हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मुझे रात में 8 बजे कॉल आया था जी। कि कल हम एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने वाले हैं जिसका हमारा कॉल टाइम है सुबह 4 बजे। जी। और मैं उस समय थाने में रहता था, मुंबई में एक जगह थाने। जी। तो सुबह 4 बजे का कॉल टाइम दिया मुझे। मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था। मेरा ऐसा था पैसे कम ज़्यादा मैटर नहीं करते, मुझे काम मिलना चाहिए, काम की भूख थी। तो सुबह 4 बजे मुझे पहुंचना था अंधेरी थाने से, जो कि पॉसिबल नहीं था इतना जल्दी। मैं रात में 12 बजे निकल गया था ट्रेन पकड़ के, और 2 बजे पहुंचने के बाद से 2 से 3 घंटे स्टेशन पर रहा था। और जब कॉल टाइम था तब मैं सेट पे पहुंच गया था। तो मुझे बोले तो इतना जल्दी आ भी गए लोग तो, और क्योंकि वो शूट लेट स्टार्ट हुआ था, कॉल टाइम तो दे दिया जी। जी। कि शूट 6 बजे स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ। तो मुझे बोले तू टाइम पे आ गया है 4 बजे। मैं सर ऐसा नहीं है, मैं रात में ही निकल आया था क्योंकि मैं सुबह 4 बजे निकल नहीं पाता, क्योंकि थाने से अंधेरी आने के लिए हमें 2 घंटे का ट्रैवल लगता है। समझ गए। इसमें टाइम की पाबंदी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा है कि मतलब आपको अगर आपकी वजह से मतलब कोई भी जो शूट है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो बहुत मेन होती हैं। तो उस समय इतना स्ट्रगलिंग पीरियड था कि मैं टैक्सी नहीं कर सकता था, खुद की ऑटो नहीं कर सकता था। एक पर्टिकुलर एक अमाउंट रखता था कि 50 रुपये से ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है ट्रैवलिंग में। समझ गया। तो आपको क्या बस से ट्रैवल करना है लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो वो एक्सपीरियंस, वो म्यूज़िक वीडियो जो हमने शूट किया था, गुरु रंधावा का जो एक गाना आया था, वैसे बताओ आपको, बन जा तू मेरी रानी, हाँ। उसका पोस्टर शूट किया था मैंने। अच्छा अच्छा। और फिर बाद में वो थंबनेल भी आया, अभी आप देखेंगे तो और वो बहुत हिट सॉन्ग भी गया था। बहुत हिट सॉन्ग गया था। बहुत हिट सॉन्ग गया था। तो उसका पैसा मिला मुझे, लेकिन मुझे पैसे से ज़्यादा ये था कि मैं काम कर रहा हूँ बस, मुझे काम और नाम। हाँ, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोटोग्राफी मैंने ऐसे मजबूरी में स्टार्ट किया था कि पार्ट टाइम के लिए, लेकिन पैशन बना, फिर पैशन से अब वो प्रोफेशन बन गया वो मेरा। जी।
सही है। और अब वो एक जो प्रोफेशन है वो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिल रहा है बिल्कुल, उसी मेहनत की मैं बहुत वजह खुश हूँ अपने काम है ना, से। बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने हमें अपना समय दिया और हमसे अपने इतने सारे किस्से जो हैं वो साझा किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं यही बोलूँगा कि जितना भी मेरा अचीवमेंट है जी मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी सिर्फ महादेव की कृपा है। वो जहाँ पहुँचा रहे मैं वहाँ जाता जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। नहीं, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो रहती बस रहती उन्हीं है के कि, बिना और है। उनकी कृपा और उनकी मर्जी के बिना कुछ संभव नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। आज हम भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद है जो आज हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके साथ में शेड्यूल तो हमारा बहुत टाइम पहले से चल रहा था। ऐसे ही एक गेस्ट और हैं हमारे जिनके साथ में बहुत टाइम पहले से शेड्यूल चल रहा था, वो आज आए, मतलब 3 साल पहले से उनसे चल रहा था और 3 साल बाद वो अब हमारे पास में अब आए हैं, अब उनके साथ हम शूट करेंगे। और कोई भी अगर आगे ये वीडियो बाकी लोग भी देखेंगे तो मैं तो उनको यही बोलूँगा यार कि आप भी अपनी फिल्म में खूब मेहनत करो, जी लगन से करो। पैसा कम मिल रहा है चलेगा, ईमानदारी से मेहनत करो। ये जो मंत्र है मेरे गुरुजी ने दिया जी जी कि खूब मेहनत करो, लगन से करो और आप आगे बढ़ोगे। जी और वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बस ईमानदारी से करते रहो। जी जी। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच तनुज भाई।